तो फिल्म के शुरुआत में हमें कश्मीर के बारामुल्ला का सीन दिखाया जाता है, जहां शोएब नामक बच्चा एक व्हाइट ट्यूलिप फ्लावर के बर्ड को देखता है। फिर शोएब को कोई बुलाता है और शोएब उसके साथ चल देता है। शाम के वक्त पब्लिक प्लेस पे जफर नामक एक बंदा जादू दिखा रहा होता है, जहां वो एक बच्चे को बक्से में डाल के गायब करने वाला था। शोएब भी ये जादू देख रहा था और एक मुंह ढके हुए आदमी के कहने पे शोएब वॉलंटियर करता है, मतलब जादूगर जफर शोएब को गायब करेगा। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक पोस्टर दिखाया जाता है जहां शोएब के मिसिंग होने की बात थी। जी हाँ दोस्तों, जादू के वक्त बक्से के अंदर जाने के बाद शोएब एकदम से गायब हो चुका था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर डीएसपी रिदवान सैयद पे आती है, जो कि अपने परिवार के साथ कश्मीर के बारामुल्ला में आ रहे थे। रिदवान की यही नई पोस्टिंग हुई थी और उनके परिवार में उनकी बीबी गुलनार थी, फिर उनकी बेटी नूरी और छोटा बेटा अयान। रिदवान को खास इसी सिलसिले में बारामुल्ला लाया गया था कि वो शोएब के गायब होने वाली केस की छानबीन करे। अब दोस्तों, रिदवान की लाइफ में पास्ट में कुछ तो कंट्रोवर्शियल हुआ था और उसको लेकर रिदवान के अंदर एक ट्रॉमा भी है। जब इनकी गाड़ी किसी जानवर से हल्का टकराती है तो हम रिदवान की उंगलियां हिलते देखते हैं, which depicts his trauma। जो भी हो, रिदवान को यहाँ सरकार से एक घर मिलता है जिसमें फैमिली सेटल होती है। ये घर काफी पुराना था, ऑल्दो रेनोवेटेड था। सेटल होने के बाद रिदवान पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात इंस्पेक्टर शौकत अली से होती है। शौकत बताते हैं कि उसने जादूगर जफर को पकड़ के रखा है। इनफैक्ट जफर की अच्छी खासी धुलाई भी हो चुकी है। स्टिल जफर मान नहीं रहा कि वही शोएब को किडनैप किया है। हम जान पाते हैं कि शोएब यहाँ के एक्स एमएलए का बेटा था और इसी वजह से उसके गायब होने की खबर पूरी मीडिया में आग की तरह फैल गई थी। सभी जफर को ही दोषी मान रहे थे, लेकिन रिदवान का मानना था कि जफर बेकसूर है। रिदवान यहाँ अपने सामने जफर से वापस वही जादू वाला ट्रिक करवाता है और इस जादू की टेक्निक ये थी कि बक्से के अंदर एक हिडन कंपार्टमेंट होता है जिसमें बच्चे छिप जाते थे। शोएब भी उसी में छिपा होगा, लेकिन वहाँ से वो एकदम कैसे गायब हो सकता है? मतलब बक्से में कोई और ओपनिंग तो थी नहीं। और तो और ये जादू कई लोगों की आंखों के सामने हो रहा था, तो शोएब का एकदम से वहां से गायब होना बहुत ही आश्चर्यजनक था। शोएब के गायब होने के बाद बचे थे तो कुछ उसके हेयर्स, जिसे देख के ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कैंची से काटा गया था। दूसरी तरफ हम दो लोगों से मिलते हैं जिनके नाम है खालिद और जुनैद। ये दोनों किसी तरह के फसल और खेती करने की बात कर रहे थे और इनकी बातों से क्लियर था कि ये लोग कोड वर्ड्स में बात करके कुछ तो गलत प्लान कर रहे हैं। जो भी हो, इसके बाद सीन रिदवान के बेटे पे आता है, जो कि एक रूम के फ्लोर के नीचे सीक्रेट स्पेस पाता है। वहां उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कौड़ी थी। कौड़ी बोले तो वो शेल्स होते हैं ना, जिससे लोग खेलते हैं, या फिर इसका इस्तेमाल फॉर्चून टेलिंग में भी होता है। अयान कौड़ी को उछाल के इसके साथ खेलने लगता है, लेकिन एक बार जब वो कौड़ी उछालता है तो एक कौड़ी नीचे नहीं आता। मतलब ऐसा लगता है कि कोई उसे ऊपर ही कैच किया। फिर अयान को ऊपर किसी के चलने की आवाज आती है और इस आवाज का पीछा करते हुए अयान एक कमरे तक पहुंचता है। अब इससे पहले अयान इस खास कमरे में जाता, उसकी अम्मी उसे खाने पे बुला लेती है। अब दोस्तों, इस घर में इस परिवार के साथ यहाँ एक केयर टेकर भी था जिसका नाम था इकबाल, और हम उन्हें इकबाल चाचा बोल सकते हैं क्योंकि वो थोड़े बूढ़े थे। एनीवेज, डिनर टेबल पे हम नूरी को इस घर को लेके ढेर सारे कंप्लेंट्स करते देखते हैं, लाइक यहाँ नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कमरे से कुत्ते की बदबू आती है, वगैरह वगैरह। और इन बातों से हम समझ पाते हैं कि नूरी को इस जगह पे मन नहीं लग रहा। हद तो तब होती है जब अगले दिन कुछ लोकल बच्चे इनके घर की दीवार पे काफिर लिख देते हैं और इससे नूरी बहुत ट्रिगर हो जाती है। इन बातों से हम समझ पाते हैं कि नूरी भी अपनी फैमिली की पास्ट से ट्रॉमेटाइज्ड है और ये एक शेयर्ड ट्रॉमा है बिटवीन नूरी एंड हर डैड रिदवान। अब पास्ट में ऐसा क्या हुआ था वो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वैसे इस सब के बीच दो अजीब घटनाएं होती है। एक ये कि इकबाल चाचा हर दिन एक प्लेट में राइस और फिश लेके घर के खास कमरे में जाते थे, वही कमरा जिसके सामने अयान भी आ गया था। देन गुलनार को अपने कबर्ड से आवाज आती थी और देखने पे उन्हें वहाँ एक तेल का डब्बा गिरा दिखता है। एनीवेज, आगे हम रिदवान को एक्स एमएलए अंसारी के यहाँ जाते देखते हैं और वहाँ वो खालिद से टकराता है। ना अंसारी काफी गुस्से में थे क्योंकि उनका बेटा शोएब अब तक नहीं मिला था। मोरओवर अंसारी के हिसाब से जफर ही किडनैपर है जिससे पुलिस ढंग से पूछताछ नहीं कर रही। अब अंसारी ऐसा इसलिए मान रहे थे क्योंकि अब तक अंसारी को कोई फिरौती का कॉल आया ही नहीं था। रैंसम कॉल होता है ना, वो नहीं आया था। इसी सब बातचीत के दौरान रिदवान की नजर एक फोटो पे जाती है जिसमें शोएब और उसके दो दोस्त थे। रिदवान इस फोटो को चुपके से अपने फोन में ले लेता है ताकि वो उन दो बच्चों से बात कर सके जो कि शोएब के दोस्त थे। दूसरी तरफ हम फिर से खालिद और जुनैद को देखते हैं जो कि कंप्यूटर पे किसी से बात कर रहे थे। कंप्यूटर वाले बंदे की आवाज थोड़ी सी मॉफ्ड थी और वो कह रहा था कि इन दोनों को खेती के लिए तैयार रहना है क्योंकि उन्होंने अगली फसल ढूंढ ली है। देन हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां कुछ बच्चे पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे थे। पुलिस का एक आदमी इनमें से एक पत्थरबाज को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरा बच्चा पुलिस पे हमला करता है और दोनों पत्थरबाज बच्चे भागते हैं। इनमें से छोटे वाले का नाम फैजल था जो कि भागते हुए एक पुल पे पहुंचता है और वहां उसे एक व्हाइट ट्यूलिप फ्लावर का बर्ड दिखता है। देन फैजल का भाई आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। कमिंग टू रिदवान, वो अपने घर आते हैं और घर की दीवारों में काफिर लिखा हुआ पाते हैं। इकबाल चाचा इसे साफ कर रहे
रहे थे और यहाँ रिदवान खुद से साफ करने लग जाता है। इससे अगेन रिदवान का ट्रॉमा ट्रिगर होता है। अगले दिन रिदवान बारामुल्ला के ब्लूमिंग पेटल्स पब्लिक स्कूल में उन दो बच्चों से मिलता है जो कि शोएब के दोस्त थे। बच्चे बताते हैं कि पहले शोएब सही था, लेकिन रिसेंटली उसकी किसी से दोस्ती हो गई थी, जिसके बाद वो काफी रेडिकलाइज हो गया था। वो अपने दोस्तों को गालियां देता, देन उन्हें काफिर कुत्ते का बेटा बोलता है एंड ऑल दैट। इसके बाद रिदवान शोएब की टीचर से मिलता है जो कि बताती है कि शोएब ब्राइट स्टूडेंट था। वो अपने दोस्त उस्मान को काफिर का बेटा इसलिए बोलता था क्योंकि उस्मान के जो पिता थे वो पुलिस के लिए काम करते थे। इन जनरल दोस्तों यहाँ के लोगों में पुलिस के खिलाफ नेगेटिव सेंटिमेंट्स थी और इसका सबूत हमें तुरंत मिल जाता है जब रिदवान वहीं पे अपनी बेटी को देखता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी नूरी सबके सामने अपने पिता को पहचानने तक से इनकार कर देती है, मतलब उनकी बात सुनती तक नहीं। आगे हम देखते हैं कि क्योंकि नूरी के पिता पुलिस में थे तो सोशल मीडिया पे कोई भी क्लासमेट्स उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन तभी नूरी को खालिद का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और दोस्ती के डिस्परेशन में नूरी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। एनीवेज आगे नूरी देखती है कि इकबाल चाचा प्लेट में राइस फिश लिए उस खास कमरे की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद नूरी को फिर से डॉग की स्मेल आती है और वो इसको लेके अपने मॉम को कंप्लेन भी करती है। नूरी की माँ इस बात को हल्के में लेती है। दिन देर रात अयान की नींद खुलती है और वो कावड़ी लेके उसी खास कमरे में जाता है। कमरे के अंदर उसे एक टोपी पहने बच्चे की परछाई दिखती है जो कि कावड़ी से खेल रहा होता है और ये भूतिया बच्चा अयान का दोस्त भी बन जाता है। आगे हम अयान को इस भूतिया बच्चे के साथ खेलते भी देखते हैं, मतलब उसकी परछाई थी जिसके साथ अयान खेल रहा था। दूसरी तरफ हम उस पत्थरबाज फैजल को देखते हैं जो कि नाव पे परिवार के साथ फिशिंग कर रहा था। तभी उसे दूर पे एक नाव दिखती है और नाविक उसे अपनी तरफ बुला रहा था। फैजल उधर जाता है और अगले ही क्षण फैजल नाव से गायब हो गया था। इतना ही नहीं, बचा था तो सिर्फ फैजल का कुछ बाल, ठीक वैसे जैसा शोएब के केस में हुआ था। तुरंत ही पुलिस को पता लगता है कि फैजल गायब हो गया है। इनफैक्ट पिछले कुछ समय में बारामुल्ला में इसी तरह से बच्चे गायब होते रहे हैं। अब रिदवान को पता था कि जो फैजल था वो पत्थरबाज था और ऐसे में रिदवान पता लगवाता है कि पत्थरबाजी यूजुअली करवाता कौन है और यहाँ नाम आता है एक लोकल बंदे अफजल का जो कि ये सब ऑर्गेनाइज करता था। अफजल पे अंडरकवर पुलिस नजर रखने लगती है और हम देखते हैं कि अफजल भी खालिद और जुनैद के साथ मिला हुआ था। अफजल जुनैद तक पैसा भी पहुंचाने जाता है, वो पैसे जो कि आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस जुनैद को दे रहे थे ताकि जुनैद सो कॉल्ड खेती कर सके और ये सारे पैसे पाकिस्तान से आते थे। खेती ऑफ कोर्स कोड वर्ड है फॉर सम टेररिस्ट एक्टिविटी। तभी अफजल का पीछा करते हुए पुलिस इस जगह पे आती है और यहाँ गोलीबारी होती है। इस सब में जुनैद सारे कंप्यूटर्स वगैरह लेके भाग जाता है, लेकिन अफजल को गोली लग जाती है और वो निपट जाता है। यहाँ रिदवान को अफजल के पास से एक इनक्रिप्टेड पेन ड्राइव मिलता है। कुछ समय बाद हम जुनैद और खालिद को फिर से उस कंप्यूटर वाले इंसान से बात करते देखते हैं और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि इनका प्लान बार बार फेल हो रहा है। कंप्यूटर वाला बंदा कहता है कि इन्हें अब डीएसपी रिदवान की दुखती नब्ज पे हमला करना होगा और अगली खेती के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद सीन नूरी पे आती है जो कि खालिद से टेक्स्ट पे बातें करने लग गई थी और खालिद नूरी को मिलने के लिए बुला रहा था। अभी नूरी को बाहर कुछ आवाजें आती है और नूरी फिर से उस खास कमरे तक पहुंच जाती है। कमरे के बाहर नूरी को एक स्टिक मिलता है और इस स्टिक को देख के ऐसा लग रहा था मानो इसको कुत्ते ने चबाया है। इस पे कुत्ते का सलाइवा था। नूरी फौरन इसे फेंकती है। वहीं नूरी की माँ गुलनार को फिर से कबर्ड से आवाज आती है। गुलनार उठ के कबर्ड के पास जाती है और अचानक उन्हें पीछे अपनी बेटी नूरी दिखती है जिसका चेहरा पूरी तरह से फूल गया था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल नूरी को डॉग्स वगैरह से एलर्जी थी और कुत्ते के सलाइवा वाला स्टिक छूने से उसे एलर्जिक रिएक्शन हो गया था। रिदवान तुरंत नूरी को दवा देके उसका रिएक्शन कंट्रोल करता है और यहाँ रिदवान को लग रहा था कि नूरी ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि ये लोग इस जगह से जा सकें। रिदवान को वो कुत्ते के सलाइवा वाला स्टिक भी फील्ड में आगे मिल जाता है जिससे वो अपनी बात पे और श्योर हो जाते हैं। वहीं नूरी ये सब कुछ खालिद से शेयर कर रही थी ओवर टेक्स्ट और खालिद उसे भड़का रहा था। एनीवेज अगले दिन रिदवान की टीम उस पेन ड्राइव को डिक्रिप्ट कर लेती है जो कि उन्हें अफजल के पास से मिला था। इसके अंदर एक फाइल थी जहां उसी कंप्यूटर वाले इंसान की आवाज थी और वो कुछ कोड्स बोल रहा था। इन कोड्स को ध्यान से देखने पर रिदवान समझ जाता है कि कोड्स के इनिशियल डिजिट्स सेम थे विच वाज B2 और इसका मतलब हो सकता है बारामुल्ला, मतलब वो बारामुल्ला का ब्लूमिंग पेटल्स पब्लिक स्कूल है ना, वही रेफर कर रहा है। दिन आगे कुछ और डिजिट्स थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे क्लास और रोल नंबर्स को। यानी कि दोस्तों सारे गायब हुए बच्चे उसी ब्लूमिंग पेटल्स स्कूल से रहे हैं और उनके ही क्लास और रोल नंबर्स इन कोड्स में लिखे गए थे। यानी कि इन सब का ब्लूमिंग पेटल्स स्कूल से एक गहरा कनेक्शन है। दूसरी तरफ हम नूरी को देखते हैं जो कि घर आती है और यहाँ वो काफी परेशान दिख रही थी। नूरी टेक्स्ट पे खालिद से पूछती है कि आज जो वो वीडियो बनाई है वो सही चीज थी ना। तभी नूरी को कुत्ते की आवाज आती है और इस आवाज का पीछा करते हुए नूरी वापस उस खास कमरे तक पहुंचती है। नूरी अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करके कमरे के अंदर जाती है और यहाँ वो और भी कई डोर्स एंड विंडोज को खोल के काफी अंदर तक चली जाती है। एक पॉइंट पे नूरी को वही व्हाइट ट्यूलिप फ्लावर दिखता है और तभी उसे कुत्ते के ग्राउलिंग की आवाज आती है।
नूरी भागती है लेकिन कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। नूरी चिल्लाती है और उसके पीछे हम असाधारण स्मोक निकलते देखते हैं जो कि नूरी को जकड़ लेती है। इसके थोड़ी देर बाद नूरी की माँ उसकी आवाज सुन के इस कमरे में आती है, लेकिन यहाँ उन्हें नूरी के बस कुछ हेयर्स कटे हुए दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, नूरी भी गायब हो चुकी है। ये बात तुरंत रिदवान को पता लगती है और रिदवान अपनी बेटी के गायब होने वाली बात को मीडिया से छुपा के रखता है। यहाँ इकबाल चाचा इशारे में बताते हैं कि वो उस लड़के को देखे हैं जिसके साथ नूरी आजकल घूम रही थी। इकबाल चाचा लड़के की फोटो बनवाते हैं एंड ये ऑफ कोर्स खालिद था। वहीं पुलिस स्टेशन में ब्लूमिंग पेटल्स की जो वो टीचर थी ना, वो आती हैं क्योंकि रिदवान उनसे बच्चों के रोल नंबर्स, क्लासेस एंड सेक्शंस वगैरह की लिस्ट मांगा था। टीचर पूछती हैं कि नूरी आज स्कूल क्यों नहीं आई और इस पर रिदवान कह देता है कि नूरी फिलहाल थोड़ी बीमार है। रिदवान यहाँ टीचर को खालिद की ड्राइंग दिखा के पूछते हैं कि क्या वो इसे पहचानती है और टीचर ना कहती हैं। ऑल्दो टीचर तसल्ली देती है कि वो रिदवान की हर तरीके से मदद करेंगी टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन। वैसे खालिद की फोटो देख रिदवान को खुद याद आता है कि उस दिन जब वो एक्स एमएलए अंसारी के घर गया था तो वो इसी बंदे से टकराया था, यानी कि अंसारी का परिवार खालिद को जानता है। वैसे अंसारी जो खुद है वो तो पुलिस से सीधे मुंह बात नहीं करेगा, इसलिए रिदवान अकेले में अंसारी की बीवी से मिलता है। वो बताती है कि ये फोटो खालिद की है जिसकी दोस्ती उनके बेटे शोएब से हो गई थी। इनिशियली तो खालिद शोएब को मजहब की बातें सिखाता था, लेकिन तुरंत ही वो शोएब को उल्टी सीधी बातें सिखाने लग गया था, लाइक भारत देश से नफरत करना, मकसद ना भूलना एंड ऑल दैट। बेसिकली खालिद ही शोएब का वो दोस्त था जो कि इतने कम उम्र वाले शोएब को रेडिकलाइज करने लग गया था। ये पता लगते रिदवान खुद खालिद के घर पर रेड करवाते हैं, लेकिन खालिद ऑलरेडी भाग चुका था। वहाँ इन्हें बस एक मोबाइल फोन मिलता है जिसमें नूरी की एक वीडियो थी। इस वीडियो में नूरी भी भारत के खिलाफ बोल रही थी, मकसद की बातें कर रही थी, यहाँ तक कि अपने पिता के खिलाफ भी बोल रही थी, उन्हें काफिर कह रही थी। तो हाँ, नूरी जो वीडियो शूट की थी वो यही वीडियो है। और इन शॉर्ट हम मान सकते हैं जो खालिद बंदा है वो नूरी तक को रेडिकलाइज कर चुका था इससे पहले कि नूरी गायब हुई थी। वहीं दूसरी तरफ गुलनार को अपने घर में एक औरत की भूतिया परछाई दिखती है। देन उसे अपनी बेटी नूरी के फोन की घंटी सुनाई देती है। गुलनार इस आवाज का पीछा करते अपने कमरे के कबर्ड तक जाती है और वो पाती है कि आवाज कबर्ड के पीछे वाली दीवार से आ रही थी। वो तुरंत दीवार के वॉलपेपर्स हटाती है, देन लकड़ी वगैरह को हटाती है जिसके पीछे एक सीक्रेट रूम जैसा था। इस कमरे में शिवलिंग थी, देन हिंदू भगवान के फोटोज वगैरह थे, यानी कि दोस्तों यहाँ एक छोटा सा घर के अंदर जो मंदिर होता है ना, वैसा कुछ था। नाउ जैसे ही रिदवान घर आता है, गुलनार उसे ये सब बताती है सेइंग कि ये घर पहले किसी पंडित फैमिली का हुआ करता था। रिदवान को गुलनार की बातें बकवास लगती है क्योंकि रिदवान को ऐसे शैडो वाले घोस्ट्स और सुपरनैचुरल बातों पे यकीन नहीं था। यहाँ गुलनार और रिदवान में कहासुनी हो जाती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे फॉर नूरी। आई मीन नूरी गायब तो हुई ही है, लेकिन वो देश के खिलाफ भी जा चुकी थी ऑलरेडी। यहाँ फाइनली हमें पता चलता है कि आखिर रिदवान और नूरी का पास्ट ट्रॉमा क्या है। दरअसल इससे पहले ये लोग रईसी नाम की जगह में थे जहाँ कुछ आतंकवादी नूरी के स्कूल पे कब्जा कर लिए थे। तब रिदवान बहुत ही स्मार्टली स्कूल में घुस के आतंकवादियों से छुप के लड़ रहा था। इसी बीच थोड़ी फायरिंग वगैरह होती है और क्रॉस फायर में नूरी का एक दोस्त उसकी आंखों के सामने मारा जाता है। मतलब स्कूल का एक स्टूडेंट रिदवान के हाथों खत्म हुआ। इसी बात के कारण नूरी अपसेट हुई थी एंड ऑफ कोर्स नूरी को अपने स्कूल में बॉयकॉट भी किया जाने लग गया था। देन रिदवान के अंदर भी गिल्ट था और उस जगह के लोग भी इन्हें माफ नहीं किए थे। यही वजह है कि नूरी डेस्परेटली इस नई जगह पे आके मतलब बारामुल्ला में आके दोस्ती करना चाहती थी लोगों से, लेकिन यहाँ भी जब बच्चे उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो वो खालिद से दोस्ती कर ली जो कि नूरी को भड़का रहा था, उसे ब्रेन वॉश कर रहा था। एनीवेज प्रेजेंट में हम जुनैद को देखते हैं जो कि कंप्यूटर पे बात कर रहा होता है और इनकी बातों से हम समझते हैं कि अगेन इनका प्लान फेल हुआ है। कंप्यूटर वाला बंदा कहता है कि इस बार फसल वो खुद चुना है एंड देन कंप्यूटर पे एक बच्चे की फोटो आती है जो कि ब्लूमिंग पेटल स्कूल से था। अब इस बच्चे का मामा जुनैद खुद था। इसके बाद जुनैद स्कूल जाता है, इस बच्चे से मिलता है, बच्चे को एक टिफिन बॉक्स देता है जिसमें एक आधी फोटो थी और फोन थी। हम समझ पाते हैं कि जुनैद बच्चे को लेकर कहीं जाने वाला है और ये बच्चा भी मकसद की बात करता है, यानी कि बच्चा भी रेडिकलाइज्ड है। वैसे दूर से टीचर देख लेती हैं कि जुनैद उनके स्कूल के एक बच्चे से मिल रहा है। नाउ कमिंग टू गुलनार, वो अयान को सुला रही होती है जब अयान एक अजीब हिंदी वाली पोएम गाता है। ये पोएम गुलनार अयान को कभी भी सिखाई नहीं थी और ऐसे में गुलनार उसकी नोटबुक चेक करती है। यहाँ वो पाती है कि अयान किसी शैडो वाले बच्चे की फोटो बनाया है। अब क्योंकि गुलनार खुद भी शैडो घोस्ट को देखी थी तो वो तुरंत उस खास कमरे में जाती है जहाँ वो इकबाल को प्लेट में राइस और फिश रखते पाती है। वो इकबाल से पूछने लगती है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है और इकबाल काफी हेजिटेट करता है, लेकिन तभी एक असाधारण धुआं इकबाल को पजेस कर लेता है और इकबाल औरत की आवाज में कहता है कि जब मासूम जानों की दिल और दिमाग में जहर घोल दिया जाता है तब वादी की गुहार से सायों को आजाद किया गया ताकि साये उनकी हिफाजत करे। फिर वो धुआं इकबाल से निकल के गुलनार को पजेस करता है जिससे गुलनार एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। यहाँ वो उन सारे बच्चों को देखती है जो कि गायब हुए थे इंक्लूडिंग नूरी। सभी बच्चे किसी तरह की लाइट से कनेक्टेड थे, किसी तरह के ट्रांस में थे और फिर अगले ही
ही क्षण गुलनार को होश आता है और वो खुद को इकबाल के साथ उसी कमरे में पाती है। दूसरी तरफ पुलिस फाइनली खालिद को पकड़ लेती है और उसकी जम के धुलाई होती है। खालिद मकसद की बातें करता है लेकिन खत्म होने के डर से फाइनली वो अपना मुंह खोलता है। वो बताता है कि कैसे वो जुनैद के साथ मिलके एक अंडरग्राउंड ऑपरेशन कर रहा था स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, जिसका कैंप कैंगन में भी है। ये लोग बच्चे का ब्रेन वॉश करते हैं, देन उन्हें छुपा कर सरहद पार पाकिस्तान लेके जाते हैं जहां उन्हें जिहाद सिखाया जाए एंड ट्रेनिंग दी जाए। इसी प्रोसेस को ये लोग खेती कह रहे थे और ये चीज अफगानिस्तान और सीरिया में खूब चल रही है। इंडिया के अंदर भी ये लोग खेती शुरू करना चाहते थे, लेकिन जिस बच्चे को भी ये लोग चुनते वो बच्चा अपने आप गायब हो जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये देशद्रोही लोग बच्चों को उठाना चाहते थे, उन्हें ब्रेन वॉश करके सरहद पार भेजना चाहते थे, लेकिन इससे पहले वो लोग ऐसा कर पाते हर बार वो बच्चा अपने आप गायब हो जाता था। और ऐसे में इन देशद्रोही लोगों को लग रहा था कि पुलिस को इनके प्लान्स की भनक लग जा रही है और वही बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें गायब कर रही है। इन शॉर्ट, इन आतंकियों की एक भी खेती सफल नहीं हो पाई थी और उन्हें खुद नहीं पता था कि बच्चे कहाँ हैं। इसी के पैरेलल में गुलनार पुलिस स्टेशन आती है और वो रिदवान को बताती है कि कैसे वो नूरी और बाकी बच्चियों को देखी। वो ये तक बता देती है कि अगला बच्चा कौन गायब होने वाला है। ना शहर में सब लोग पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि हम शहर से इतने सारे बच्चे गायब हुए और पुलिस को अब तक कुछ नहीं पता चला। वहीं जुनैद फाइनली अपनी पहली खेती पूरी करने जा रहा था, यानी अपने भांजे यासिर को ही सरहद पार करवा रहा था। जुनैद सरहद के उस पार वाले किसी बंदे से मिलता है, देन दोनों फटी हुई फोटो मैच करते हैं एंड देन ये अनजान आदमी जुनैद के भांजे यासिर को लेके जाने लगता है। लेकिन तभी रिदवान यहाँ आ जाता है और वो सरहद पार वाले आदमी को निपटा देता है। अब रिदवान कैसे आया? ऑफ कोर्स गुलनार उसे बता दी होगी कि वो अपने विजन में किस बच्चे को देखी है जो कि गायब होने वाला है। अब ये जो बच्चा था यासिर, वो निपटाए गए बंदे का गन उठा लेता है, लेकिन रिदवान उसे किसी तरह गन नीचे रखने को मनाता है। तभी एक पेड़ के अंदर से जादुई धुआं निकलती है जो कि यासिर को जकड़ के पेड़ के अंदर खींच लेती है, यानी कि रिदवान की आंखों के सामने से यासिर गायब हो जाता है। वहीं अब तक जुनैद को भी आइडिया लग गया था कि उसकी खेती फिर से असफल हुई है और जुनैद को कंप्यूटर वाले इंसान का कॉल आता है जो कि उसे अंडरग्राउंड होने को कहता है। खैर, इसके बाद रिदवान अपने घर आता है और अब तक रिदवान को भी यकीन हो गया था कि इस केस में कुछ तो सुपरनैचुरल है। वो अपनी बीवी और इकबाल के साथ मिलकर उस खास कमरे में जाता है। तभी कमरे में अयान आता है जो कि क्लियरली पजेस्ड था। गुलनार पूछती है कि अयान के अंदर कौन है और पजेस्ड अयान अपना नाम ईला सपरू बताता है। ईला के हिसाब से ये उसका घर है और इस घर में उसकी माँ रहती थी, उसके पिता थे, उसका बड़ा भाई था शरद और इनका कुत्ता शेरू भी रहता था। फिर इनके साथ धोखा हुआ था। ये कह के पजेस्ड अयान अपने सर को नोचने लगता है जिससे एक अजीब तरह का स्कार उसके सर पे बनता है। तभी इनके घर की घंटी बजती है और पता लगता है कि दो पुलिस वाले टीचर को लेके यहाँ आए हैं। मतलब वही ब्लूमिंग पेटल्स की जो टीचर थी उन्हें लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि टीचर को एक कपड़े में धमकी लिख के मिली थी जिसमें सर तन से जुदा वाली बातें थी। रिदवान टीचर को यहीं रुकने कहता है और तभी इनके घर पे एकदम से गोलियों की बारिश हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जुनैद कुछ आतंकवादियों के साथ इनके घर पे हमला कर चुका था और क्योंकि घर पे नेटवर्क ढंग से नहीं आता था तो ये लोग बैकअप भी समय से नहीं बुलवा पा रहे थे। यहाँ दोनों तरफ से काफी गोलीबारी होती है, लेकिन आतंकवादी ज्यादा थे और उनके पास ज्यादा हथियार थे। ऐसे में वो लोग घर के अंदर घुस पाते हैं और सब पे हमला करने की कोशिश करते हैं। गुलनार के पैर में एक गोली भी लग गई थी। देन इकबाल यहाँ अयान को लेके छिपते हैं और रिदवान अकेले कई आतंकवादियों से लड़ रहा था। सभी काफी चोटिल हालत में थे और तभी हमें फिर से व्हाइट ट्यूलिप फ्लावर दिखाई जाती है। इसके बाद घर के लाइट्स फ्लिकर होते हैं और प्रेजेंट सिचुएशन में मिक्स करके ही हमें दिखाया जाता है कि आखिर इस घर के अंदर पास्ट में क्या हुआ था। मतलब जो प्रेजेंट रियलिटी है ना, उससे ही काइंड ऑफ पास्ट को ब्लेंड किया गया। वैसे मैं आपको पास्ट की कहानी क्लियरली बताता हूँ। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा गया था। तब इस घर में एक पंडित फैमिली रहती थी विच वाज सपरू फैमिली, और यहाँ जो पिता थे वो डॉक्टर थे। बाहर का माहौल एकदम खराब था जहाँ हिंदुओं को या तो कन्वर्ट होना था या तो यहाँ से भागना था या फिर खत्म होना था। घर का बेटा शरद सपरू घर के बाहर गया था और वो अब तक वापस नहीं आया था। पिता कहते हैं कि शरद के बिना ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, उसका इंतजार करेंगे। और यहाँ घर में हम बच्ची ईला को भी देखते हैं और वो अपनी एक पड़ोसी फ्रेंड ज़ैनब के साथ खेल रही थी। ईला की माँ उसके बाल काट देती है और उसे टोपी पहना देती है ताकि वो लड़की नहीं रादर लड़का दिखे। तभी घर में कुछ मुस्लिम्स घुस जाते हैं और वो पहले घर के केयर टेकर रफीक को मार देते हैं, फिर डॉक्टर सपरू को भी खत्म कर देते हैं। ईला और उसकी माँ छुप जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन तभी बच्ची ज़ैनब बेल बजाती है। ज़ैनब की आवाज सुन के ईला की माँ दरवाजा खोलती है। देन वो ज़ैनब को भी छिपाने की सोचती है, लेकिन ज़ैनब चिल्ला चिल्ला के आतंकियों को बता देती है कि माँ बेटी इस कमरे में छिपी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बच्ची ज़ैनब एक्चुअली में रेडिकलाइज थी और वो ईला और उसकी माँ को धोखा दी। ऐसे में ईला की माँ ईला को मंदिर वाले कमरे में छिपा देती है। आतंकी ईला की माँ को खत्म कर देते हैं जिससे ईला चिल्लाती है। देन वो लोग ईला को भी खत्म कर देते हैं मंदिर के अंदर ही। अब ज़ैनब के सर पे एक मार्क जैसा था और अयान जब पजेस्ड होकर अपने सर पे नोच के मार्क बनाया था ना, स्कार जैसा, तब ईला
आयान के थ्रू यही बता रही थी कि ज़ैनब इनके परिवार को धोखा दी थी। बाय द वे, इस सब में इनके परिवार का कुत्ता शेरू भी खत्म हो गया था क्योंकि वो आतंकियों पे हमला कर दिया था। सो यस, ये था इस घर का पास्ट। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गुलनार पजेस हो चुकी है। पजेस्ड हालत में वो आतंकियों को खत्म करती है। देन रिदवान भी अच्छा खासा लड़ते हैं। फिर हम घर में उन आत्माओं को देखते हैं जो कि पास्ट में खत्म हुए थे। लाइक कुत्ते की आत्मा भी थी और ये सभी मिलकर आतंकियों पे हमला करके उन्हें निपटा देते हैं। बचता है तो सिर्फ जुनैद और वो भागने की सोचता है, लेकिन अब तक पुलिस आ चुकी थी और वो घर को चारों तरफ से घेर चुकी थी। ऐसे में जुनैद टीचर को बंदी बना के घर के बाहर लाता है ताकि वो टीचर की आड़ में छुप के भाग सके। लेकिन तभी बालकनी से पजेस्ड गुलनार गोली चलाती है और ये गोली सीधा टीचर को लगती है। जी हाँ दोस्तों, पजेस्ड गुलनार जुनैद को नहीं, रादर टीचर को मारती है। एंड इसके बाद रिदवान जुनैद को भी खत्म कर देता है। बट द क्वेश्चन हियर इज कि टीचर को क्यों मारा गया? वेल, यहाँ आता है बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि टीचर का नाम है ज़ैनब। जी हाँ दोस्तों, ये टीचर वही बच्ची है जो कि पास्ट में सप्रू फैमिली को फंसाई थी। इनफैक्ट ज़ैनब अपने स्कूल में बच्चों को रेडिकलाइज करती थी और जो साथ नहीं हो उसे बॉयकॉट करवाती थी, जैसे नूरी के केस में हुआ था। नूरी का कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। देन जुनैद और खालिद जिससे कंप्यूटर पे बात करते थे, वो यही टीचर ज़ैनब थी। यानी कि वॉइस चेंजर की मदद से वो अपनी आवाज मर्द जैसा कर लेती थी एंड देन पूरी खेती वाला प्लान्स कर रही थी। हम ज़ैनब के सर पे वो मार्क भी देखते हैं। देन जुनैद के फोन से जब उसके भाईजान को कॉल लगाया जाता है तो ज़ैनब का फोन ही बजता है। सो यस, ज़ैनब ही रियल कल्प्रिट थी और वही मास्टरमाइंड थी जहां बच्चों को रेडिकलाइज किया जा रहा था। एट दिस पॉइंट सप्रू फैमिली की आत्माएं गुलनार के थ्रू ज़ैनब से अपना बदला ले चुकी थी। इसके बाद एकदम से हम नूरी को वापस आते देखते हैं, ठीक वहीं से जहां कमरे के अंदर हम व्हाइट ट्यूलिप फ्लावर को देखे थे। नूरी अपने परिवार से मिलती है और कहीं ना कहीं उसकी अपने पिता से रिलेशनशिप ठीक हो गई थी। नूरी को अपनी गलती का भी एहसास हो गया था। ये फैमिली फाइनली घर की तरफ देखती है जहां हम सप्रू फैमिली की आत्माएं देखते हैं। इवन डॉग शेरू की आत्मा भी थी। इसके बाद धीरे धीरे सभी गायब हुए बच्चे वापस आ जाते हैं और हम ये समझ पाते हैं कि एक्चुअली में आत्माएं उन बच्चों को गायब करके बचा रही थी जो कि रेडिकलाइज होकर सरहद पार जाने वाले थे। यानी जो बच्चे खेती का शिकार होने वाले थे उन्हें आत्माएं बचा रही थी। इसके बाद हम रिदवान की फैमिली को इस घर से शिफ्ट होते देखते हैं और रिदवान को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलता है ऑफिस में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये केस अब सॉल्व हो गया था। एंड में हमें मुंबई का सीन दिखाया जाता है जहां रिदवान और उसकी फैमिली शरद सप्रू से मिलते हैं जो कि डॉक्टर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, सप्रू फैमिली का बड़ा बेटा शरद उस रात घर के बाहर था और वो समहाउ बच के कश्मीर से भाग निकला होगा। फिर वो स्क्रैच से अपनी जिंदगी बनाया और फिलहाल वो डॉक्टर है। शरद को ये लोग वो शेल्स वाला बॉक्स देते हैं जिसमें काउड़ी वगैरह था, वो वाला बॉक्स देते हैं और इसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि इससे वो बचपन में खेला करता था। उसकी बहन इससे खेला करती थी अपने कश्मीर वाले घर में। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बारामूला की कहानी और अब तक आप ऑलरेडी फिल्म की कहानी पूरी तरह से समझ ही गए होंगे, इसलिए मैं कहानी रिपीट नहीं करूंगा। रादर अब हम फिल्म के ऊपर थोड़ी और बातें कर लेते हैं विद थियरीज। सो ये फिल्म अपने सरफेस पे एक थ्रिलर और सुपरनैचुरल हॉरर लगती है, लेकिन अंदर से ये कश्मीर की एक दर्दनाक कहानी को दोबारा जिंदा करती है। बारामूला की स्टोरी एक तरफ मिसिंग चिल्ड्रन का इंटेंस इन्वेस्टिगेशन दिखती है और दूसरी तरफ एक हॉन्टेड हाउस को दिखाती है जिसके अंदर सप्रू पंडित फैमिली का खून और दर्द छिपा हुआ था। रिदवान अपने ट्रॉमा, अपनी बेटी नूरी के रेडिकलाइजेशन और सुपरनैचुरल चीजों से जूझते हुए धीरे धीरे समझता है कि ये केस सिर्फ टेररिज्म नहीं बल्कि एक पुरानी जुल्म की कहानी का परिणाम है। जुल्म ये कि पास में यहाँ एक कश्मीरी पंडित फैमिली को समाप्त कर दिया गया था और उन्हें ज़ैनब नाम की एक बच्ची ने धोखा दिया था। ये बच्ची इनके घर खेलने भी आया करती थी और प्रेजेंट टाइम में तो ये बच्ची बड़ी हो चुकी है, टीचर बन चुकी है और टीचर बन के अपने स्कूल के बच्चों को ही रेडिकलाइज कर रही है। व्हाइट ट्यूलिप बर्ड फिल्म का सबसे पावरफुल मेटाफर बनकर सामने आता है। इसका मतलब सिर्फ एक फूल नहीं बल्कि एक ऐसा साइन है जो दिखाता है कि इनोसेंस खतरे में है। हर वो बच्चा जिसे रेडिकलाइजेशन के नाम पे फंसाया जा रहा है, उनके सामने व्हाइट ट्यूलिप एक वार्निंग, एक सिग्नल और एक डोरवे जैसा काम करता है। ट्यूलिप का सफेद रंग शुद्धता, मासूमियत और एक न्यू बिगिनिंग सिंबलाइज करता है। लेकिन यहाँ ये बर्ड खिलता नहीं क्योंकि बच्चों की जिंदगी भी खिलने से पहले मुरझा दी जा रही थी। साथ ही ट्यूलिप सप्रू फैमिली का भी एक कल्चरल मेमोरी जैसा लगता है, जैसे उनकी जो जिंदगी रूट से उखाड़ दी गई उसका एक साइलेंट विटनेस ये फ्लावर है। इसलिए बच्चों के गायब होने के पहले हम एक ट्यूलिप बर्ड देखते थे। इसके अलावा फिल्म में इकबाल चाचा हमेशा राइस और फिश ले जाके उस खास कमरे में रखते थे। पहले लगता है कि शायद उनका ये कोई पुराना रस्म रिवाज होगा या फिर इस घर में कोई इनविजिबल घोस्ट है जिसे ये चढ़ाना है, लेकिन बाद में इसका डीपर मतलब सामने आता है। ये प्लेट एक्चुअली में सप्रू फैमिली के कुत्ते शेरू के लिए रखी जा रही थी। जी हाँ, शेरू की आत्मा ही से खा रही थी। पास्ट में जब सप्रू फैमिली पे अटैक हुआ था तो शेरू ने अपने मालिक और बच्चों को बचाने की कोशिश की थी। वो एक लॉयल गार्डियन डॉग था जो आतंकियों पे हमला कर देता है और इसी वजह से वो समाप्त हुआ था। जब से सप्रू फैमिली की आत्माएं इस घर में फंसी हुई हैं, तब से शेरू की रूह भी वहीं मौजूद है। इकबाल चाचा असली में स्पिरिट गार्डियन को खाना दे रहा था। इसका एक और लेयर ये भी है कि जब तक इकबाल शेरू को खाना दे रहा था तब तक हाउस के घोस्ट्स शांत थे। वो अपने पुराने संस्कार और रिश्तों को ऑनर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही करंट टाइमलाइन में रेडिकलाइजेशन और खतरा फिर से बच्चों के आसपास बढ़ा तो
तो शेरू और सप्रू फैमिली के साए एक्टिव होने लगे। वैसे फिल्म में क्लियरली बताया गया है कि इन आत्माओं को वादियों से शक्ति मिली क्योंकि मासूम बच्चों के मन में जहर घोला जा रहा था। तो हाँ, इन आत्माओं का मेन मोटिव था ऐसे रेडिकलाइज्ड हो रहे बच्चों को बचाना, साथ ही अपना बदला लेना। फिल्म कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ था पास्ट में, उसे हॉरर के माध्यम से पेश करती है ताकि उस वक्त की अफरा तफरी, धोखे और खून की गुनगुनाहट को लोग महसूस कर सके। सप्रू फैमिली का सीक्वेंस एक हॉरर सीन से ज्यादा एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी का फ्लैशबैक लगता है और यहाँ सिर्फ एक फैमिली की कहानी बताई गई है। ऐसी कई फैमिलीज के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था। लड़कियों के बाल काट के उन्हें लड़का दिखाना, घर के मंदिर में बच्ची को समाप्त करना, फिर अपने मजहब के नाम पे मार काट करना, ये सब वो एक्चुअल इंसिडेंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं जहां लोगों को अपनी पहचान छुपाकर जिंदा रहना पड़ा था। तभी तो फिल्म में गायब हो रहे बच्चों की जगह सिर्फ कटे बाल रह जाते थे क्योंकि ईला के बाल भी काटने पड़ गए थे। ये सिंपली फिजिकल एविडेंस छोड़ना नहीं था बल्कि एक सिंबॉलिक प्यूरिफिकेशन जैसा लगता है, जैसे उन्हें एक डेंजरस पाथ से निकाल कर एक सेक्रेड सेफ जोन में शिफ्ट किया जा रहा हो। सप्रू फैमिली में भी ईला के बाल काटे गए थे ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपे। प्रेजेंट टाइमलाइन में भी घोस्ट्स बाल काटकर बच्चों को उस फिजिकल दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देते हैं जहां उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही थी। ये एक तरह का स्पिरिचुअल टेलीपोर्टेशन था, एक पेनफुल बट प्रोटेक्टिव एक्ट। ऐसा लग रहा था जैसे ये साए कहना चाहते हो, हम तुम्हें इस दुनिया की गंदी हवा से अलग कर रहे हैं। ओवरऑल बारामूला एक लेयर्ड फिल्म लगती है जहां हॉरर सिर्फ डराने की चीज नहीं बल्कि हिस्ट्री को याद दिलाने का जरिया भी बन जाती है। इनोसेंस, बिट्रेयल, रेडिकलाइजेशन और सप्रेस्ड मेमोरीज सब एक ही स्टोरी में फ्यूज होकर एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हैं जहां घोस्ट्स भी हीरो बन सकते हैं और जहां एक व्हाइट ट्यूलिप एक प्योर वार्निंग के साथ साथ एक साइलेंट प्रेयर भी बन जाता है। और यहाँ रियल हॉरर क्या है? वेल, वो जो ब्रेन वॉश्ड लोग थे जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे थे। सो यस, मैंने यहाँ कहानी के साथ साथ थियरीज को भी कवर कर दिया है। स्टिल अगर मैंने कुछ मिस किया हो या फिर अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस